नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के महासंग्राम में राहुल गांधी अब उतरने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का 28 और 29 अक्टूबर को दौरा है छत्तीसगढ़ का। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और खबरें ये भी हैं कि वो कोई नई घोषणा कर सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 28 और 29 अक्टूबर को उनका दौरा है। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव में एक रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और खबरें हैं कि राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी नई घोषणा कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस के पिटारे में क्या है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 गारंटी कांग्रेस जनता को दे चुकी है। क्या कुछ खास है कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, वो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 28 और 29 अक्टूबर को उनका दौरा है। 30 अक्टूबर को राजनांदगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कोई बड़ा, कोई नया ऐलान राहुल गांधी कर सकते हैं, ये भी खबरें। आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी को होगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, 2023 के छत्तीसगढ़ के महासंग्राम में अब राहुल गांधी भी उतरने वाले हैं। स्टार प्रचारक है कांग्रेस के। चुनाव प्रचार की कमान अब वो संभालेंगे। 29 को राजनांदगांव में एक आम सभा है और खबरें ये भी हैं कि कोई बड़ा ऐलान राहुल गांधी की तरफ से हो सकता है। ममता, क्या कुछ और जानकारी राहुल गांधी के दौरे को लेकर? देखिए, पिछली विधानसभा जो थी, विधानसभा चुनाव जो थे उसमें भी राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे थे और स्टार प्रचारक थे। इस बार भी राहुल गांधी के लगातार दौरे हो रहे हैं। प्रियंका गांधी यहां पर आ चुकी हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर को 2 सभाएं होंगी राहुल गांधी की, एक भानु प्रतापपुर में और एक फरसगांव में। फरसगांव और भानु प्रतापपुर दोनों ही अगर हम बात करें तो चूंकि पहले चरण में उस तरफ चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 29 तारीख को राहुल गांधी कवर्धा और राजनांदगांव में सभाएं ले सकते हैं। सभा की अगर हम में जो बड़े ऐलान की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान तो कर ही दिया है शक्ति में कि किसानों की कर्ज माफी होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर ऐलान कर सकते हैं कि एक तो जो घरेलू जो गैस है उसको लेकर, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो युवाओं को रोजगार देने को लेकर, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही वनोपज जो है उनको लेकर जो है वो कांग्रेस एक बड़ी घोषणा कर सकती है, उसका समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए, या उसको किस तरीके से वनोपज खरीदी को बढ़ाने के लिए क्या सुविधाएं जो है वो दी जाए। तो ये एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया नहीं है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बीजेपी का घोषणा पत्र आ जाए, उसके बाद जो है वो कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन उसके पहले एक के बाद एक जो है वो अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घोषणाएं कर ही दे रहे हैं। 4 गारंटी जो है वो दे ही दी गई है और उसमें सबसे बड़ी जो गारंटी है वो कर्ज माफी की गारंटी है। पिछली बार जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसमें सबसे बड़ी घोषणाओं में एक कर्ज माफी की घोषणा थी। और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के पक्ष में जो किसान हुए और जो नतीजे आए उसका एक बड़ा कारण कर्ज माफी की घोषणा भी रहा है। इस बार भी कर्ज माफी की घोषणा की गई है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो युवाओं को रोजगार, कितने युवाओं को रोजगार दिया जाएगा उसको लेकर गारंटी देने की बात कही जा रही है और इसकी घोषणा जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं। जी ठीक है ममता, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। कुछ और खबरों पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का अंबिकापुर का दौरा है। प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। सरगुजा जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी पर्चा भरेंगे कांग्रेस की।
समर्थकों के साथ प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी इसे हम कह सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, चंदन यादव मौजूद रहेंगे। तो अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। सरगुजा जिले की 3 सीटों पर तीनों प्रत्याशी अपना पर्चा भरेंगे उस समय, और सीएम भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद रहेंगे। टीएस सिंहदेव भी अपना पर्चा भरने वाले हैं और कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी, चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। सरगुजा जिले में आज नामांकन भरा जा रहा है, जिसमें तीनों विधानसभा का अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा एक साथ नामांकन होगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, शैलजा मैडम, डॉक्टर चंदन यादव जी आ रहे हैं और सभी क्षेत्रों से भारी उत्साह है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 12 बजे के आसपास लोग पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री और पूरा टीम लगभग 1 बजे के लगभग, तो उसकी पूरी तैयारी हो गई है। सब स्वागत के लिए सब तैयारियां हो चुकी है। रैली की भी तैयारी हो चुकी है और जैसे आएंगे उद्बोधन भी होगा और सबका फार्म भी जमा होगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, सरगुजा क्षेत्र कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण। टीएस सिंहदेव भी अपना पर्चा भरेंगे, कई दिग्गज मौजूद रहेंगे, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का। ममता। बिल्कुल, देखिए कल रायपुर में, बलौदा बाजार में और मुंगेली जो है वो वहां के प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और बलौदा बाजार और मुंगेली में भी वो प्रत्याशियों के बीच में पहुंचे हुए थे। आज सरगुजा रायगढ़ जाएंगे और रायगढ़ के साथ ही सरगुजा भी जाएंगे और वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में दाखिल होंगे। रायगढ़ की भी अगर हम बात करें तो खरसिया से उमेश पटेल खड़े हैं जो खुद भी मंत्री हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, ये तमाम लोग जो हैं वो आज पर्चे भरेंगे। तो जाहिर तौर पर चूंकि बड़े लीडर्स पर्चे भर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे और इस तरह से जब बड़े लीडर्स पर्चे भरते हैं तो कहीं ना कहीं नामांकन जब भरा जाता है तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी पार्टी जो है वो करती है। तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रह सकते हैं, वो कलेक्ट्रेट तक के एक रैली की शक्ल में भी जा सकते हैं और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जाती है एकजुटता की, जहां पर बड़ी बड़ी जगहों पे और खासतौर पे ऐसी जगहों पे जहां पर कुछ इस तरह की बातें कुल मिलाकर तूफानी प्रचार सीएम भूपेश बघेल का लगातार जारी। बहुत धन्यवाद ममता, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का महासंग्राम लगातार जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगेगा। नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे रहे हैं दिग्गज नेता। रविशंकर प्रसाद का सूरजपुर दुर्ग का दौरा होगा। अर्जुन मुंडा करेंगे मनेन्द्रगढ़ और कोरबा का दौरा। मीनाक्षी लेखी गरियाबंद के दौरे पर रहेंगी, नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगी, आम सभा को संबोधित करेंगी। तो बीजेपी भी एक तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। नामांकन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दिग्गज नेता। रविशंकर प्रसाद भी उसमें शामिल। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। 28 अक्टूबर को 2 दिन का दौरा है उनका। प्रदेश दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। कई विधानसभा क्षेत्रों में आम सभा करेंगे। 30 अक्टूबर को प्रत्याशी पर्चा भरेंगे, उसमें भी शामिल होंगे। 7 प्रत्याशियों के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे जगत प्रकाश नड्डा। तो जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने वाले हैं। 28 अक्टूबर से 2 दिन का दौरा है। एक तरफ प्रचार भी होगा, दूसरी तरफ रणनीति भी बनेगी, क्योंकि प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ परिसर में वो मीटिंग लेंगे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक तरफ प्रचार भी हो जाएगा जेपी नड्डा का, दूसरी तरफ रणनीति भी बन जाएगी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकती हुई महासंग्राम 2023 में।
जी बिल्कुल, चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी जेपी नड्डा का दौरा है, दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कुशाभाऊ ठाकरे में रणनीति को लेकर और योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से चुनाव में उतरा जाए, इसको लेकर बैठक लेंगे। क्या तैयारी चल रही विधानसभा में इसको भी खंगालेंगे और कार्यकर्ताओं को, संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको रणनीति के बारे में चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा भी वो कुछ सभा में भी शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे आगामी कुछ दिनों में होने हैं, उसकी भी टो लेने, स्थितियों का जायजा लेने के लिए बैठक कर सकते हैं। बता दें, नामांकन का दौर लगातार चल रहा है और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के जो दौरे हैं वो लगातार हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं और नामांकन रैली में भी शामिल हो रहे हैं। 30 तारीख को यहाँ पे रायपुर जिले के जो विधानसभा है उनके प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। इसमें भी केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। संभावित है कि जगत प्रसाद नड्डा भी इसमें शामिल हो। तो इस तरीके से सारी योजनाएं और रणनीति बीजेपी बना रही है। जी ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जेपी नड्डा भी 2023 के महासंग्राम में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और बीजेपी दफ्तर में उनकी एक बैठक है, बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे तमाम तरीके की। और जो प्रत्याशी हैं, 7 प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले हैं जेपी नड्डा। आगे बढ़ते हैं कोरिया से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह पर एफआईआर हुई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है। उड़नदस्ता टीम की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी हैं रेणुका सिंह। बड़ी खबर कोरबा से, कोरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप उन पर लगे हैं और इसी वजह से एफआईआर हुई है। उड़नदस्ता टीम की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी हैं रेणुका सिंह। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता सुजीत शाह जुड़े हुए हैं फोन पर। सुजीत, किस तरीके की उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं रेणुका सिंह पर? जी देखिए, बताओ, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है जो भरतपुर सोनहत विधानसभा की भाजपा की प्रत्याशी हैं। वो इस अभी नवरात्रि शुरुआती दौरे पे, जो कि बाइक रैली सोनहत इलाके में पहाड़ पड़ा बाइक रैली निकाला गया था और भीड़ जमावड़ा इकट्ठा किया गया था, जिसको लेकर के धारा 144 को उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत, आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले रेणुका सिंह को 3 नोटिस भी दिया जा चुका है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। लगातार पिछले 10 दिनों में 3 नोटिस के बाद अभी जो मुश्किलें फिर बढ़ी है और एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव में लगातार जो है सक्रियता और लगातार क्षेत्र में दौरे के बाद और बिना अनुमति के दौरे के बाद लगातार 3 नोटिस के बाद एफआईआर, कहीं न कहीं रेणुका सिंह पर मुश्किलें बढ़ी है। जी ठीक है सुजीत, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अब आपको दुर्ग से आया एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक युवक और एक युवती बाइक पर खुल्लम खुल्ला सरेआम सरेराह रोमांस कर रहे हैं। मान लो जैसे कह रहे हो, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों और इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। सड़क पर खुलेआम ये प्यार करते हुए नजर आए। आसपास के लोग गुजर रहे हैं लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करना है इनको किसी से। वो रोमांस में मशगूल हैं। वीडियो में बाइक के पीछे एक स्कूटी भी नजर आ रही है जिस पर बैठे युवक ने उनका लगातार पीछा किया और उन्हें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बाइक पर बैठे लड़के ने हेलमेट भी नहीं पहना है, ये तो बहुत दूर की बात है। देखिए स्टंटबाजी, देखिए किस तरीके से रोमांस हो रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, इनकी तलाश की, फिर चालान भी काटा। ऐसे वीडियो समाज में गलत संदेश भी देते हैं और डेंजरस भी, खतरनाक भी हैं। एक तो आप अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरा सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान से भी खिलवाड़ है। ये सख्ती होनी चाहिए क्योंकि दुर्ग से ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई वीडियोस सामने आ चुके हैं जब युवक और युवती स्टंट करते हुए इस तरीके से खुल्लम खुल्ला प्यार करते हुए नजर आए कई बार। लेकिन कार्रवाई ऐसी होती है खाना पूर्ति जैसी और
फिर से आए दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाता है। इसलिए कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो युवक युवती ऐसा करते हैं वो ऐसा करने से डरें, दोबारा सोचें। ठीक है, चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जैसा कि आपने बताया था कि कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं दुर्ग भिलाई से, लेकिन कार्रवाई ऐसी नहीं होती। कार्रवाई जैसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। अगर करती तो ये दोबारा नहीं होता। निश्चित रूप से इसमें सख्त कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ये न सिर्फ जो ये इस तरह की जो घटनाएं होती है वो लोगों की भी जान को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि वो इस तरह से स्टंट करते हैं। तो एक और सबसे पहले बात है कि समाज दूषित होती है, अश्लीलता फैलाते हुए ये चलते हैं। दूसरी ओर देखने वाले भी कहीं न कहीं लड़खड़ा जाते हैं और वो भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पुलिस सिर्फ चालानी कार्रवाई करके इतिश्री कर लेती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब भिलाई की सड़कों पर ये कपल जो है वो रोमांस करते हुए नजर आया, तो एक तरह से ये पूरी तरह से समाज को दूषित करने वाला ये वीडियो था। जब इसके वीडियो का वायरल हुआ तो उसके बाद में पुलिस हरकत में आई, वाहन मालिक का पता लगाया गया और उसके खिलाफ में चालानी कार्रवाई करके उनको हिदायत देकर छोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें कार्रवाई की भी बेहद आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटना की जो पुनरावृत्ति है वो दोबारा ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले भिलाई की सड़क पर ठीक ऐसे ही एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद में उन कपल को बुलाया गया था, तत्कालीन एसपी ने उनको काफी फटकार लगाई थी और उसके बाद उनको छोड़ दिया था। लेकिन लोगों से ये कहा गया था कि यदि इस तरह की कोई घटना वो देखते हैं तो वे तत्काल वीडियो को बनाएं और पुलिस को दें, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत में एक जागरूक व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया, वीडियो देने के बाद पुलिस एक्शन में आई और चालानी, ताकि ऐसे वीडियोस दोबारा हमें देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे मुंगेली से खबर, जहां निजी अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। प्रसव के लिए आई महिला का लापरवाही से ऑपरेशन हुआ, ऐसा कहना है परिजन का, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बिना डॉक्टर इलाज करने के आरोप लगा दिए। साथ ही ये भी पता चला है कि अस्पताल बिना लाइसेंस मान्यता के संचालित हो रहा है। आइए सीधे रुख करेंगे भारत मंडपम का। आकाश अंबानी कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack designed, developed and manufactured entirely by Indian talent. You command us to make contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack designed, developed and manufactured entirely by Indian talent. You command us to make us Bharat Atmanirbhar in high tech. Jio has delivered on your command. We have fortified our 5G infrastructure with services like Jio Fiber and Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offerings. Now Jio can provide 5G access to over 200 million unconnected homes and premises, making India the broadband capital of the world. India today ranks amongst the top 3 5G enabled nations with over 125 million 5G users. The transformative power of 5G will provide new employment and entrepreneurial opportunities to millions of Indians. To put it in our Prime Minister's words, it will help both job seekers and job creators. We recently launched Jio Bharat, a revolutionary smartphone, 4G smartphone, costing just 999 rupees, lower than most 2G phones. With such bold initiatives, Jio is set to end the digital exclusion in India once and for all. Dear friends, our Honorable Prime Minister has unified the country in many ways. Through the GST, he created one nation, one tax, one market. He has led the digital connectivity revolution that has connected 1.4 billion Indians through his motto of Sabka Saath, Sabka Vikas. He made development reach everyone, irrespective of region, religion, or caste. He has built the tallest statue in the world, the Statue of Unity, which is dedicated to the great Sardar Patel,
who united India. Shri Narendra Modi ji, your efforts to bring India and Indians together motivate all of us at India Mobile Congress. We promise you, through the power of technology, we will build a digital statue of unity. This too will be the tallest in aspiration and achievement. Through the power of technology and connectivity, we will unite and inspire 1.4 billion Indians with the single dream of making our beloved motherland, Bharat, the most prosperous, the most technologically advanced, the most inclusive and the most harmonious nation in the world. On behalf of all the young digital entrepreneurs, young digital innovators, young digital startups at the IMC, I assure you that we shall work tirelessly to realize India's dream during India's Amrit Kal. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद भारत निर्माण की तरफ रिलायंस जियो की विजन और मिशन को हमारे साथ साझा करने का। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सुनील भारती मित्तल जी को, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस, उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी टेलीकॉम, distinguished guests, my friends from the industry and media, ladies and gentlemen, I am delighted to be back here at the edition of IMC 2023, yet another spectacular and successful. फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।